नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे एक नक्सल खबर के साथ, जहां न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हो गई है। डीएन एवेन्यू मस्जिद में हुई गोलीबारी में 41 लोगों की मौत हुई है, जबकि लिवनवुड एवेन्यू मस्जिद में 7 लोगों की मौत हुई है। एक घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, तो वहीं 48 लोग घायल हुए हैं। न्यूजीलैंड पुलिस ने इस घटना के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर काले कपड़े पहने हुए थे और सिर पर हेलमेट भी लगाया हुआ था। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा आर्डर्न ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड के लिए काला दिन है। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेशी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है और इस घटना के दौरान पूरी टेस्ट टीम मस्जिद में ही थी। हमलावर ऑस्ट्रेलिया का है और गोलीबारी के दौरान फेसबुक पर लाइव था। वो पिछले 2 सालों से इस हमले की योजना बना रहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घटना की जांच में पूरी तरह से न्यूजीलैंड का सहयोग करने की बात कही है। 9 भारतीय मूल के लोग भी इस हादसे के बाद मिसिंग हैं। तो न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में यहां गोलीबारी की गई, 49 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लिवनवुड एवेन्यू मस्जिद में 7 लोगों की मौत हुई। एक घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और सबसे अहम बात यह कि बांग्लादेशी टीम भी उस वक्त इसी मस्जिद में मौजूद थी। इधर कुछ दिनों पहले ही बसपा से सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया पर जानलेवा हमला कर दिया गया और पथरिया विधायक रामबाई के परिजनों पर हमले का आरोप लगा है। हमले का आरोप जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे पर भी लगा है। हमले में देवेंद्र चौरसिया के बेटे सुमेश चौरसिया भी बुरी तरह घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। समूचे हटा में तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। बाजारों को बंद रखा गया है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि देवेंद्र चौरसिया अपने बेटे के साथ पटेरा रोड स्थित प्लांट पर पहुंचे थे, जिसके बाद 24 से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान हवाई फायरिंग कर लाखों रुपए की लूट की बात भी सामने आ रही है। पुलिस के पहुंचने के बाद 2 घायलों को हटा से जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां देवेंद्र चौरसिया की मौत हो गई। घर से प्लांट पहुँचे के बाद जैसे मोटरसाइकिल से उतरे 3-4 गाड़ियाँ आई। जैसे ऑफिस में घुसने वाले रहे 4 गाड़ियों से 20-25 लोग उतरे, तो पापा को मारा, एक साथ डंडों से हमला कर दिया। ये घटना की उनके ऊपर हम 307 का केस दर्ज कर रहे हैं और उनको भी 3-4 पार्टी हम बना के पुलिस लाइन से भी हमने फोर्स भेजा है। उनको गिरफ्तार करके सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र चौरसिया हमारे साथ नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरह से देवेंद्र चौरसिया की हत्या की गई और अब रामबाई के लोगों पर यह आरोप लग रहा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए विजय, जिस तरह से ये घटना आज दोपहर में हटा में घटित हुई और हटा के इतिहास के जो काला दिन के रूप में ये मनाया जा रहा है आज, तो उसके बाद हटा पुलिस ने जो 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ 307 का प्रकरण दर्ज किया था और उसके बाद जैसे ही देवेंद्र चौरसिया की मौत की खबर आती है तो इनमें धाराओं को बढ़ाकर 302 का मामला इसमें पंजीबद्ध किया जाता है। और हटा में जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण है और हटा का जो पूरा बाजार है वो भी अभी भी बंद है और सागर रेंज के जो अधिकारी हैं, दमोह जिले के जो जिला प्रशासन के पुलिस के अधिकारी हैं, सर्किट हाउस में एक बैठक कर रहे हैं। इनके साथ कांग्रेस नेता भी भारी संख्या में मौजूद है और बातचीत का दौर अभी भी जारी है। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है नरेश इस पूरे मामले पर? जो पुलिस है वो अभी लोगों को समझाइश देने की कोशिश में लगी है। बाकी जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता है, इन सभी की ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति होगी नरेश, क्योंकि एक कांग्रेस नेता की मौत का मामला है और साथ ही साथ इलाके में उनके समर्थक भी वहाँ कहीं ना कहीं इससे उनके अंदर रोष जरूर होगा और वो आरोपियों की गिरफ्तारी और साथ ही साथ उनको सजा देने की तत्काल मांग कर रहे होंगे।
बिल्कुल जो देवेंद्र चौरसिया है वो काफी लंबे समय से बसपा का नेतृत्व करते आ रहे थे और अभी हाल ही में उनने 10 तारीख को मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष भोपाल जाकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। और देवेंद्र चौरसिया जो है उनका राजनीतिक करियर के साथ साथ ये स्थानीय जो क्षेत्र है यहाँ भी काफी लोकप्रिय छवि और सरल स्वभाव के नेता माने जाते थे। तो इनकी हत्या के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। विजय, शुक्रिया नरेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो विधायक रायमबाई के पति और देवर पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है अभी, लेकिन इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम, यहां चुनाव को लेकर साथ ही साथ किस तरह टिकट फाइनल करना है उसको लेकर यहां बातचीत चल रही है। कमलनाथ भी वहां मौजूद है। तो पहले फेज में जहां चुनाव हो रहा है, पहले फेज के टिकट के नामों को फाइनल करने के लिए चर्चा चल रही है। तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली में बैठक हो रही है। सोनिया गांधी के घर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां मौजूद हैं। तो 3 स्टेट को लेकर मंथन चल रहा है और फर्स्ट फेज में जिस तरह चुनाव होना है, तो प्रथम चरण के जो प्रत्याशी हैं उसके लिए मंथन चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक चल रही है और इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव समिति जो कि टिकट फाइनल करना है और जिस तरह से अलग अलग चरणों में चुनाव है, वैसे ही अलग अलग चरण में टिकट के नाम फाइनल होंगे और मध्य प्रदेश के लिए भी नामों का पैनल तैयार है और उस पर सहमति बनाने के लिए कमलनाथ वहां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने भोपाल में बीजेपी दफ्तर में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने क्षेत्रीय नेताओं से अलग अलग रायशुमारी की है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अलग अलग लोकसभाओं की बैठक ली है और संबंधित लोकसभा क्षेत्र से आए नेता और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की है। कार्यकर्ताओं ने दिग्गजों के साथ क्षेत्रीय समीकरण साझा किए। बैठकों के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंथन हुआ है और इस मंथन से अमृत निकला है। चुनाव की तैयारियों का लोकसभा बार आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी समीक्षा की और आगे चुनाव तक जो कार्यक्रम बनाना है उसकी रूपरेखा बनाई ताकि चुनाव की तैयारियों को पुख्ता किया जा सके, बहुत व्यवस्थित किया जा सके। देसी शराब की दुकानों पर अंग्रेजी शराब बेचने के प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में अब देसी शराब के ठेकों पर अंग्रेजी शराब बिक सकेगी। सरकार ने शराब नीति में बदलाव करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण मंजूरी के लिए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा गया था। आयोग में हरी झंडी मिलने के बाद अब नए सिरे से होने वाले शराब दुकानों के टेंडर में देसी शराब दुकानों पर अंग्रेजी शराब बेचने की परमिशन देने का प्रावधान लागू किया जाएगा। देसी शराब दुकान संचालक अतिरिक्त 20% एक्साइज ड्यूटी जमा करके अंग्रेजी शराब बेचने का लाइसेंस ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 12 सालों में बीजेपी के कब्जे वाले ग्वालियर के सियासी गलियारे में असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच चर्चा है कि इस सीट पर क्या 1984 का चुनावी इतिहास दोहराया जाएगा, जब बीजेपी उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी के सामने आखिरी लम्हों में माधवराव सिंधिया ने पर्चा भरा था। इस चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली थी।
ऐसे ही कुछ परिस्थितियों की आशंका में ग्वालियर सीट से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर खेवा चिंता में है, क्योंकि कांग्रेस इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार सकता है। दरअसल प्रियदर्शनी राजे के इलाके में लगातार सक्रियता से बीजेपी बेचैन है और इस बीच सांसद नरेंद्र सिंह तोमर भी आलाकमान के सामने ग्वालियर सीट बदलने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें ग्वालियर में ही बने रहने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रियदर्शनी राजे सिर्फ सिंधिया के प्रचार तक सीमित रही हैं और सियासत में प्रियदर्शनी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कहीं नहीं ठहरती। निर्णय तो आप जैसा समझते हैं शीर्ष स्तर पे होना है और आप देख भी रहे हैं कि AICC में इस पर मंथन हो रहा है, तो जो भी पार्टी उचित समझेगी इस समय हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक सवाल नरेंद्र सिंह जी का है तो मुझे नहीं लगता कि उनका इतना कद है या इतनी लोकप्रियता यहाँ पे है। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, उनका स्वागत है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि इस तरह के अगर लोकप्रिय प्रत्याशी आते हैं तो बहुत मदद मिलेगी और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी, एक सीट भी सुनिश्चित होगी, निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। और विकास की अविरल धारा जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बहाई है, उसके ऊपर मैं बहुत भरोसेपूर्वक आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हमें उससे कोई किंचित मात्र तकलीफ नहीं है। जो आएगा उसे परास्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मोदी जी की उस कैबिनेट में पुनः हम माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को पहुंचाने का पूरा प्रयास करके यहाँ से भेजेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले दबाव बनाकर पद चाहने की चाह में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगा रहे नेताओं को रोकने के लिए पार्टी ने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया। प्रदेश संगठन के साथ जिलों में पद की मांग करने वाले नेताओं को पार्टी ने बूथ के बदले पद का फॉर्मूला सौंप दिया है। ऐसे नेताओं से कहा गया है कि 12 बूथ जिताकर लाओ और फिर पद पाओ। हालांकि बूथों का चयन करने की जिम्मेदारी नेताओं पर ही छोड़ दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ने विभिन्न पदों पर करीब 1000 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया था। जिनको उस दौरान पद नहीं मिला, उनको उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले दबाव बनाने पर उन्हें आसानी से पद मिल जाएंगे। लेकिन पार्टी ने बूथ जिताने का टारगेट सौंपकर फिलहाल सबको जमीनी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। हर सीट पे करीब 20 से 25 दावेदार थे, तो एक को टिकट मिलना था, कई रह गए, तो उनको सबको कहीं ना कहीं दूसरी जवाबदारियां देकर ओबलाइज किया गया और उनकी ड्यूटियां लगाई गई, उन्हें कार्य सौंपा गया। इसी प्रकार लोकसभा में भी 29 सीटें हैं और पद टिकट मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर सभी को तो टिकट मिल नहीं सकता, तो निश्चित तौर पर उनकी योग्यता का और क्षमता का दूसरी जगह उपयोग किया जाएगा, उन्हें अलग अलग जवाबदारियाँ दी जाएगी। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ है नहीं। इतने सारे पद उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद भी बांटे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले भी बांटे हैं। बहुत सारे पदाधिकारी अपनी अपनी नेम प्लेट लगा के घूम रहे हैं और अगर ये कहा है कांग्रेस से कि बूथ जिताओ तब पद मिलेगा, मेरे ख्याल से आने वाले समय में तो अधिकांश बूथ कांग्रेस हारने वाली है, तो पद किसी को मिले इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले जबलपुर के कांग्रेस नेता जितेंद्र अवस्थी पर पार्टी संगठन ने कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने जितेंद्र अवस्थी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जितेंद्र अवस्थी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। अवस्थी ने विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन स्वीकार न होने पर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ विधायक संजय यादव को भी पक्षकार बनाया था और उनका चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की थी। हाल ही में जितेंद्र अवस्थी की चुनाव याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने विधायक संजय यादव के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। ऐसे में पार्टी संगठन ने जितेंद्र अवस्थी को पार्टी के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता का दोषी माना है, जिसके चलते उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि जितेंद्र अवस्थी अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अवस्थी का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करना उनका संवैधानिक अधिकार है और जिसके कारण उन्हें ये करना पड़ा। उनका पार्टी के निष्कासन उनका रद्द किया जाना चाहिए। एक तो पूरा मेरा विश्वास है कि ये कमलनाथ जी के संज्ञान में और नॉलेज में नहीं है मामला, अन्यथा इस तरह का नोटिस मुझे नहीं आता। और ये जो एक नोटिस दिया है मुझे चंद्रप्रभाष शेखर जी ने, जो दिनेश यादव के माध्यम से मुझे मिला है, वो उसमें उसके पहले ना तो मुझे कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया, ना कोई बात की गई, ना मुझसे ये पूछा गया कि ये याचिका किस संदर्भ में लगाई आपने, और उसे ऐसा प्रायोजित कर दिया गया जैसे मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ आज दिनांक तक। देखिए, जब एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी जद्दोजहद के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन इस प्रदेश में चल रहा था उसके खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी का बुरा चाहते थे, जो पार्टी की जड़ों को खोदने का काम करते थे। जिस तरीके से जितेंद्र अवस्थी को पार्टी ने निकाला, इस कदम की मैं सराहना करता हूँ।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय करने में जुटी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का नाम सीधी, सतना और भोपाल सीट से चल रहा है। मीडिया ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि वो तो फुटबॉल बन गए हैं। अजय सिंह ने कहा कि पिछली बार उन्होंने सीधी से टिकट मांगा था और उन्हें सतना से लड़ाया गया। इस बार उनकी कोई चाहत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी उन्हें जहां से भी लड़ाएगी वो तैयार हैं। मैं तो एक तरह से फुटबॉल हूँ और नाम चल रहा है, जहाँ से देखें कहाँ से टिकट मिलता है। आपकी कहाँ पसंद रहेगी, सीधी या? मैं एक कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पिछली दफ़े सीधी मांगा था तो सतना से लड़ाया गया था। अब की कुछ चाह ही नहीं है, जहाँ से पार्टी चाहे वहाँ से लड़ा दें यदि लड़ाना चाहती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा ने कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इमरान खान और कांग्रेस एक जैसे हैं। कांग्रेस को देश की सेना पर भरोसा नहीं है, लेकिन इमरान खान पर है, इसलिए कांग्रेस अब इमरान खान की भाषा बोल रही है। वहीं प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान खान और कांग्रेस भाई भाई हैं। देश में कांग्रेस का चरित्र देश की जनता के सामने उजागर हो गया। उनको देश की सेना पे विश्वास नहीं है, इमरान खान की बात पर विश्वास है। आज दुनिया के सामने कांग्रेस का बयान और इमरान खान का बयान एक जैसा है, बिल्कुल एक समान है। इससे देश ही नहीं दुनिया के सामने गांधी परिवार और कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया। इमरान कांग्रेस भाई भाई, इमरान जो कह रहे हो कांग्रेस कह रही है, तो इमरान कांग्रेस भाई भाई, यही तो हम कह रहे हैं भैया। और क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की आवाज बोलने वाले कांग्रेसियों को जनता जवाब देगी 2019 में। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल में सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह, राजस्थान के डीजीपी कपिल गर्ग, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह, महाराष्ट्र के एडीजी रजनीश सेठ, गुजरात के एडीजी संजीव श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ नक्सल आईजीपी पी सुंदरराज के साथ वरिष्ठ अफसरों ने चुनाव को लेकर मंथन किया है। बैठक में राज्यों की सीमा पर खास चौकसी बरतने के साथ सीमावर्ती पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य बरतने का फैसला लिया गया है। जबलपुर के बेलखेड़ा इलाके में स्थित शराब दुकानों पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों के साथ वो वहां पहुंची। महिलाओं ने बेलखेड़ा की पिपरिया कला शराब दुकान का घेराव कर दिया। शराब दुकान को हटाने की मांग करते हुए महिलाओं ने शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं ने दुकान के भीतर रखी शराब की बोतलें उठा ली और उन्हें दुकान के सामने सड़क पर फेंकना और फोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल ये शराब दुकान पिपरिया कला में स्थित शासकीय स्कूल के नजदीक ही खोल दी गई है। स्कूल के पास शराब दुकान होने से यहाँ शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे बच्चों के साथ महिलाएं और ग्रामीण भी परेशान होते हैं। स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने पहले भी इस शराब दुकान को यहाँ से हटाने की मांग की थी। हंगामे की खबर पर बेलखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कर रहा है। भोपाल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव से उन्होंने मुलाकात की है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक उन्होंने चुनाव आयोग को एक वीडियो क्लिप सौंपकर मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत की है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि सीएम कमलनाथ मंत्रालय में बैठकर उद्योगपतियों से चंदा वसूल रहे हैं, साथ ही मंत्रालय में ही कांग्रेस की शपथ दिलवा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ये शिकायत हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस में आए बलवीर दंडोतिया का वीडियो सौंपते हुए आरोप लगाया कि इस वीडियो में दंडोतिया मान रहे हैं कि उन्हें मंत्रालय में शपथ ली है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि सीएम कमलनाथ मंत्रालय और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पदाधिकारियों से मंत्रालय के आवक जावक रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वल्लभ भवन को, सचिवालय को बिल्कुल कांग्रेस का कार्यालय बना लिया है। वहीं से बैठकर वो चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी और सरकारी भवन में बैठकर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवा रहे हैं। इसका प्रमाण हमने माननीय निर्वाचन आयोग को दिया है और हमने उनसे
एक छोटा सा वीडियो भी दिया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक नई नवेली दुल्हन ससुराल वालों को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के लिदवाहा गांव में शादी के महज एक दिन बाद ही दुल्हन ने ससुराल वालों को जहरीला पदार्थ खिलाया और करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गई। ससुराल वालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती कराया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर पति को झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बलवीर यादव की शादी 12 मार्च को हुई थी। गांव के ही चंद्रपाल यादव ने 60,000 रुपए लेकर उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर स्थित अंजनी माता मंदिर के अंदर यहां शादी समारोह में उसकी शादी की गई और अब दुल्हन पैसे लेकर फरार है। आपके भाई के साथ जो होगा चंद्रशेखर ने शादी करवाई थी, वे ले आए थे, हमें जो पता नहीं कि कितने से ले आए थे, तो वे उते से उनने जयमाला डरवाई झंडन पे, उते वो अंजनी माता नो जी वो डरवाई जयमाला डरवा के घर पर ले आए। घरे बाजे बजे बिया सेन चढ़ाई, हाय चढ़ाओ, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ और पायल और जैसे बिछिया चढ़ते हैं और बिछुआ। 4 मरीज आए थे हमारे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में, जिनका नाम है कलावती, रामकिशन, ओम प्रकाश, बलवीर सिंह। अज्ञात पदार्थ पिला के बताया गया था। अभी मरीज बेहोशी की अवस्था में आए थे। फिलहाल अभी मरीजों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मरीज स्वस्थ हैं। दुल्हन रात में चाय वाय पिला के चाय में जहरीला पदार्थ खिलाया और भागी गए। मामले पुलिस के पास प्राप्त हुआ है, अनुसंधान कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।